YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर आया हूँ, वह है मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का माले का सार। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। मोहन राकेश की बहुचर्चित कहानियों में से यह एक कहानी है। हमेशा ही परीक्षा में पूछी जाने वाली कहानी है और इस कहानी का सार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कहानी के सार को समझ जाते हो, तो आप उस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखने के काबिल बन जाते हो। कहानी भारत के विभाजन पर आधारित है। भारत का विभाजन जो 1947 में हुआ था, जब भारत भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंटकर रह गया था। उस समय कैसे दो संप्रदायों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, कैसे एक दूसरे की जान माल को नुकसान पहुंचा रहे थे। यह इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है आज़ादी के 7.5 साल बाद, जब अमृतसर में भारत और पाकिस्तान का हॉकी का मैच होने जा रहा है। तो लाहौर से बहुत सारे व्यक्ति हॉकी का मैच देखने के बहाने अमृतसर आते हैं, पंजाब आते हैं और यहाँ के बदले हुए माहौल को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी उन्हें देखकर खुश होते हैं और लाहौर का हालचाल ऐसे पूछते हैं जैसे कोई वह शहर नहीं बल्कि एक व्यक्ति हो, क्योंकि 7.5 साल पहले दोनों आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। सांप्रदायिकता की आग में इन दोनों के रिश्ते को भस्म कर दिया था। उन्हीं लोगों में से एक वृद्ध व्यक्ति भी भारत आता है, जिसका नाम अब्दुल गनी था। वह अमृतसर से निकलकर बांसा बाजार की गली में निकलता है। उन्होंने पैबंद लगा अचकन पहना हुआ था, तंग पाजामा, टोपी पहने हुए थे। तभी एक बच्चा गली से गुजरता हुआ रोना लगता है। मनोरी अपनी जेब से कुछ निकालकर उसे देने की कोशिश करते हैं। शायद वह टॉफी भी हो सकती है या कुछ पैसे भी हो सकते हैं। तभी उसकी बहन उसे झपटकर उससे दूर ले जाती है और गली में खबर फैलती है कि रामदासी के बेटे को कोई वृद्ध व्यक्ति उठा ले जा रहा था। लेकिन जब किवाड़ देखकर देखते हैं, तो वो अब्दुल गनी को पहचान जाते हैं और एकदम सन्नाटा पसर जाता है। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम मनौरी था, वह अब्दुल गनी के पास आता है। उसे पहचान जाता है कि गनी मियाँ, और गनी मियाँ भी मनौरी को पहचान जाते हैं। तो गनी मियाँ जो था, मनौरी से गुजारिश करते हैं कि वह उस जगह पर ले जाओ जहाँ उसका मकान हुआ करता था। मकान नहीं बल्कि रिहायशी मकान हुआ करता था। मनौरी अब्दुल गनी को उस जगह पर ले जाते हैं जहां अब्दुल गनी का मकान हुआ करता था, जो कि अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मनौरी अब्दुल गनी को लेकर वहां पहुंचता है, तो अब्दुल गनी जो है वो जली हुई दीवारों को देखकर दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। शायद उसे अपने परिवार के सदस्यों की याद आ रही हो, क्योंकि उसका भी कभी हंसता खेलता हुआ परिवार हुआ करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम चिराग था। उसकी पत्नी का नाम जो था वो जुबैदा उसकी पत्नी का नाम था, और उसकी दो बेटियां थी, किश्वर और सुल्ताना। अ, काफ़ी हँसता-खेलता परिवार था और बांसा बाज़ार में रिहायशी मकानों में से एक मकान उनका भी हुआ करता था। लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि अब्दुल गनी को वह मकान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। अब्दुल गनी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों से गुजारिश की कि आप सभी मेरे साथ पाकिस्तान चलो, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन चिराग उसकी बात को नहीं माना। चिराग ने कहा कि यहाँ सभी तो जान पहचान के हैं, और ऊपर से रखा पहलवान तो मित्र है, और उसके होते हुए हमारे बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए जो है अब्दुल गनी जो अकेले ही पाकिस्तान चला गया। विभाजन के कुछ समय पश्चात, एक समय रात के समय, जब चिराग और उसका परिवार खाना खा रहा था, तभी रखा पहलवान अपने शागिर्दों को लेकर उसके मकान में आता है और चिराग को ललकारता है। चिराग जो है वो ऊपर वाली मंजिल से उतर कर नीचे आता है, तभी उसे जमीन पर पटक दिया जाता है।
उसकी हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि ले साले पाकिस्तान। साथ ही साथ उसकी पत्नी जुबैदा और किशोर सुल्ताना की लाशें तो दूसरे दिन नहर में मिलती है। काफ़ी बर्बरतापूर्वक उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ़ इस लालच में कि अब्दुल गनी के परि के घर को, चिराग के मकान को रखा पहलवान हड़पना चाहता था, क्योंकि उसकी नज़र उसके मकान पर थी। इसी लालच के एवज में उसने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। दूसरे ही दिन उसने उसमें हवन करा और पता चला कि उसी रात को किसी व्यक्ति ने उस मकान में आग लगा दी। हो सकता है कोई चिराग का उम, शुभचिंतक हो और गुस्से में आकर उसने उस घर में आग आग लगा दी होगी। तभी से वह मकान मलबे के ढेर में तब्दील है। रखा पहलवान उसी मलबे के ढेर पर काफ़ी देर से रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। तभी वहाँ से उठने की कोशिश करता हुआ मनौरी जो है वो उसे जो है वो वापस ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय रखा पहलवान का एक शागिर्द जो है वो रखा पहलवान को बता देता है कि अब्दुल गनी जो है वो पंजाब आया है। अब्दुल गनी जो है वो अमृतसर आया है और वह बांसा बाजार में अपने मकान के मलबे के ढेर पर बैठा हुआ है। रखा पहलवान थोड़ा भयभीत होता है, लेकिन वह इतना शातिर है कि किसी को भनक भी नहीं होने देता। तभी अब्दुल गनी जो है वो मनौरी को लेकर जो है उसी रखा पहलवान के पास आता है जो कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ था। दोनों बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते हैं। अब्दुल गनी काफ़ी भावुक हो जाते हैं, काफ़ी रोते हैं, बिलखते हैं। देख रखे तुम्हारे होते हुए मेरे परिवार के साथ क्या हो गया? लेकिन रखा पहलवान इतना शातिर है कि कुछ भी नहीं कहता, ना किसी को कोई भनक होने देता है। रखा पहलवान जो है वो अब्दुल गनी से झूठ-मूठ का दिखावा करने की कोशिश करता है। लेकिन अब्दुल गनी आत्मीयता के साथ उससे मिलता है और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे ऐसा लगा मैं अपने परिवार से मिल गया। और वहाँ से मायूस होकर, उदास होकर अपने पाकिस्तान की ओर चला जाता है। रखा पहलवान जो है वो उस रात जो है वो अपने शागिर्दों को वैष्णो की यात्रा का वृतांत सुनाता है और अपने उसी मलबे के ढेर पर जिसका वह मालिक बना बैठा था, वहाँ पहुँचता है। जहाँ जो है वो कुत्ता और कौवा जो बारी-बारी से उस मलबे के ढेर पर बैठते हैं, लेकिन वह कुत्ते कौवे को तो भगा देता है, लेकिन कुत्ता जो है तब तक भौंकता है, जब तक रखा पहलवान से वहाँ से चला नहीं जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मलबे का ढेर जो एक हँसते-खेलते परिवार के जो है वो उजड़ने की कहानी दर्शाता है। साथ ही साथ भारत के विभाजन की त्रासदी को बयां करता है कि यह एक घर की कहानी नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमानों के साथ हिंदुओं का ऐसा बर्ताव था और कई जगह हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी उसी तरह का बर्ताव था। कहने का अभिप्राय यह है कि यह कहानी जो है वो सांप्रदायिकता की आग में सिसकते हुए परिवार पर आधारित है, जो हमें यह दिखाती है कि किसी भी देश का बंटवारा लोगों के हित में नहीं होता। कहानी का सार इतना ही था और मुझे उम्मीद है आपको अवश्य समझ आया होगा। शुक्रिया।